हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी। आज हम आपके बीच में फिर से उपस्थित हुए हैं एक एग्रीकल्चर का एक नया टॉपिक लेकर, जिसके बगैर एग्रीकल्चर अधूरी सी मानी जाती है। उसका नाम है जीवांश खाद, ऑर्गेनिक मेन्योर। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक मेन्योर के बारे में। ऑर्गेनिक मेन्योर क्या होती है, अर्थात किन किन फसलों के लिए लाभदायक होती है, कौन सी फसलों में कितनी मात्रा का यूज कर सकते हैं, किन किन पदार्थों से अर्थात किन किन वैल्यू से ऑर्गेनिक खादों का निर्माण किया जा सकता है, अर्थात ऑर्गेनिक खादों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये संशय आज हम आपके बीच में लेके आए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीवांश खाद किसे कहते हैं, जीवांश खाद के प्रकार कौन कौन से प्रकार की जीवांश खादें होती है, अर्थात उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, एनपीके की मात्रा कितनी होती है और कितने प्रकार की होती है। तो आज हम सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं जीवांश खाद। आज हम सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं जीवांश खाद। जीवांश खाद किसे कहते हैं, अर्थात कार्बनिक खाद, जैविक खाद, इन्हीं नामों से इसे जाना जा सकता है, जैविक जीवांश खाद को, और कार्बनिक खाद, जैविक खाद, इन खादों के नाम से जाना जा सकता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो जीवांश खाद की डेफिनेशन, वे कार्बनिक पदार्थ, जीवांश खाद की डेफिनेशन देखें तो वे कार्बनिक पदार्थ जो भूमि पर मिलाने पर, अर्थात ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनको भूमि पर मिलाने पर, अर्थात भूमि पर मिलाने के बाद उसे हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो, अर्थात हमारे पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, उन्हें कार्बनिक खाद कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ या ऐसी खाद जिनको मृदा में मिलाने के बाद हमें मृदा से पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, कार्बनिक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, कार्बनिक खादें कहलाती हैं, जीवांश खाद कहते हैं। अर्थात कार्बनिक खादें एक, मान लो एग्रीकल्चर के लिए एक अमृत के समान होती है। जिस प्रकार हमारे मानव जाति के लिए, अर्थात मानव जाति शरीर के लिए औषधीय पौधों, अर्थात ऐसे पौधों जिनका औषधीय महत्व होता है, अर्थात वो अर्थात मेडिकल न होकर नॉन मेडिकल होते हैं, अर्थात उन्हें उद्योगों में नया बनाया जाता हो, वे प्लांट अर्थात वे औषधियां जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, उसी प्रकार एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी होती हैं जैविक खाद। अगर मान लो अगर जैविक खाद नहीं होती है तो एक प्रकार से एग्रीकल्चर खत्म सी है। बिना जैविक खादों के एग्रीकल्चर अधूरी सी मानी जाती है। ऐसी कोई ही बुक होगी जिसमें यह टॉपिक नहीं होगा। जैविक खादें एग्रीकल्चर की ऐसी कोई सी बुक नहीं मिलेगी आप में जिसमें जैविक खादें नहीं दी होगी। आप किसी भी एग्रीकल्चर बुक उठा लो, चाहे कौन सी भी लेखक की बुक उठा के देख लो, उस बुक में जैविक खाद्य टॉपिक आपको जरूर दिया मिलेगा, क्योंकि बिना जैविक खाद्य एग्रीकल्चर अधूरी सी मानी जाती है। अगर जैविक खाद्य नहीं होगी तो एक एग्रीकल्चर खत्म सा संशय होगा। ये कोई संशय, इसमें कहने में कोई संशय नहीं होगा कि मान लो अगर जैविक खादों का उपयोग हम अगर नहीं करेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर खत्म तो होगी, प्लस उनसे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट चाहे हमारे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम तक पहुंचेगा तो वो हमारे लिए जहर बन जाएगा। क्योंकि आजकल कार्बनिक खादों को लोग अपनाने लगे हैं, अर्थात कार्बनिक खादों के जितने भी ऑर्गेनिक मैटर अर्थात ऑर्गेनिक पदार्थ हमें बाजार से हम जब खरीदते हैं तो उनका रेट बहुत अधिक होता है, क्योंकि लोग इस पद्धति पर फिर से चलने लगे हैं। काफी हद तक लोगों ने केमिकल का उपयोग करना बंद कर दिया है, लोग ऑर्गेनिक मैटर को अपनाने लगे हैं, अर्थात ऑर्गेनिक पद्धति अपनाने लगे हैं। तो हम पढ़ रहे थे कार्बनिक खादें, जैविक खादें, जीवांश खादें। तो कार्बनिक खादें वे खादें होती है, अर्थात वे पदार्थ होते हैं जिनको मृदा में मिलाने के बाद मृदा से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति, पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, उन्हें कार्बनिक खादें कहते हैं। कार्बनिक खाद, खाद शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द हुई है? खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है। खाद्य शब्द से हुई है। खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, खाद्य का अर्थ है भोजन। अर्थात जिस प्रकार हमारा भोजन होता है, जो भी अनाज वाली फसलें, उसी प्रकार फसलों का भोजन होता है खाद्य। अर्थात जिस प्रकार हमें भोजन करने के बाद हमें भी एनर्जी मिलती है, उस प्रकार अगर मृदा में हमने कोई फसल उगा रखी है, अगर उसमें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खादों का उपयोग करेंगे तो उन्हें भी एनर्जी के रूप में कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे, तो वो उनकी उपज में उत्पादकता में इनको बढ़ोतरी करने में सक्षम होते हैं।
तो कार्बनिक खादों के बारे में हम देख लिया। कार्बनिक खाद वे खाद होती हैं जो मृदा में मिलाने पर है पोषक तत्व प्रदान करती है, कार्बनिक खादें कहलाती हैं। खाद शब्द संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से मिला है जिसका अर्थ होता है भोजन। खादों का प्रयोग मृदा की अर्थात खादों का प्रयोग मृदा की भौतिक दशा, जैविक दशा व रासायनिक दशा को सुधारने के लिए भी किया जाता है। जिस प्रकार मान लो खाद की भौतिक दशा मृदा ताप, वायु संचार, मृदा रंध्रावकाश, ये होगी मृदा की भौतिक दशा। इन भौतिक दशा को सुधारने के लिए भी वही खादों का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं, हमने कार्बनिक खाद की परिभाषा देख ली। खाद शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, वह खाद का उपयोग करने में मृदा में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं ये भी देख लिया। अब देखते हैं भारतीय मृदा में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी होती है, अर्थात ऐसे खास पोषक तत्व होते हैं जिनकी भारतीय मृदा में कमी होती है। सर्वप्रथम देखते हैं भारतीय मृदा में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी होती है। सिर्फ लोहा, सर्वप्रथम देखते हैं लोहा, अर्थात भारतीय मृदा में लोहा की कितने प्रतिशत कमी होती है। लोहा, तो भारतीय मृदा में लोहा की 11.5% कमी होती है। फिर देखते हैं मैग्नीज, फिर देखते हैं तांबा, फिर देखते हैं दस्ता। भारतीय मृदा में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी होती है। सर्वप्रथम है इसके अंदर लोहा, लोहा की कमी होती है 11.5%। भारतीय मृदा में लोहा की तत्वों की कमी देखी जाती है। उसी प्रकार तांबा, तांबा की देखी जाती है 4.8%। 4.8% कमी तांबे तत्वों की देखी जाती है। फिर देखते हैं मैग्नीज, मैग्नीज की कमी देखिए 4%, 4% मैग्नीज की कमी देखी जाती है। उसी प्रकार 43.3% कमी दे रखी है। जस्ता की कमी देखिए, भारतीय मृदा में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। वो पोषक तत्व इस प्रकार है कि लोहा तत्वों की कमी पाई जाती है, 11.5% भारतीय मृदा में लोहा तत्वों की कमी होती है। फिर उसी कड़ी में मैग्नीज, मैग्नीज की भारतीय मृदा में 4% की कमी होती है। फिर तांबा, तांबा की होती है 4.8% और जस्ता की होती है 43.3% कमी जस्ता की होती है। इसी में राजस्थान में भी एक ऐसा तत्व है जिसकी अधिकांशतः उसकी कमी राजस्थान की मृदा में पाई जाने लगी है। वो तत्व है कार्बन, अर्थात कार्बन की मात्रा राजस्थान की मृदा में काफी हद तक कम होने लगी है, क्योंकि पहले लोग एक खरपतवार हुआ करता था बुई, बुई के द्वारा मृदा में, राजस्थान की मृदा में कार्बन की मात्रा की अधिकता होती थी। लेकिन आजकल लोगों ने बुई को मृदा में न मिलाकर, अर्थात पहले लोग बुई को, अगर जो खरपतवार होता बुई, उसी को काटकर मृदा में मिला दिया करते थे, वो कार्बनिक खाद के रूप में उपयोग करता था। कार्बनिक खाद के रूप में उपयोग होने पर मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कभी भी कम नहीं होती थी। लेकिन आजकल ये खरपतवार बहुत ही कम मात्रा में, पहली बात ये उगने लग गया, बहुत ही कम मात्रा में उगने लगे। उसके बाद उसे लोग उखाड़कर, खेत की बाहरी सीमा पर डाल देते हैं और वो वहां सूखकर नष्ट हो जाता है। पहले के लोग ये नहीं करते थे, खेत में भी जितना भी कार्बनिक पदार्थ होता है, अर्थात सूखे घास पत्ते जो भी होता है, उनको मृदा में दबा देते थे ताकि वो मृदा में कार्बनिक खादों के रूप में उपयोग हो सके और मृदा को कुछ पोषक तत्व प्रदान कर सके। लेकिन आजकल केमिकलों का यूज होने के बाद लोगों ने कार्बनिक खादों का उपयोग एकदम न के बराबर कर दिया है। लेकिन उसका नुकसान आज हमें भुगतने को पड़ रहा है, क्योंकि वो केमिकल का उपयोग करने से जितना भी हमें प्रोडक्ट होता है उससे हमें एक जहर प्राप्त होता है। उस जहर का हम सेवन करके हमारे स्वास्थ्य को खत्म करने की कगार पर ले जाए। लेकिन आज की जनरेशन है, जो युवा जनरेशन है, जो शिक्षित जनरेशन है, जिन्होंने कार्बनिक खाद की ओर ध्यान दिया, अर्थात मृदा की उर्वरता को कम होते हुए देखते हुए उन्होंने केमिकल का उपयोग करना बंद कर दिया। केमिकल की जगह उन्होंने कार्बनिक खाद को अपनाना शुरू कर दिया। कार्बनिक खाद को अपनाने से मृदा की उर्वरता अर्थात सॉइल हेल्थ अर्थात पहले लोग केमिकल का उपयोग करते थे, सॉइल हेल्थ एकदम डाउन थी। मृदा में हमें एक समय तक, अर्थात मान लो इस प्रकार, मान लो अगर हमने केमिकल का उपयोग कर लिया तो हमें उस समय, अर्थात जो फसल हम ले रहे हैं, चलो 6 माह की ले रहे हैं, तो 7वें माह हमें एक अच्छी उपज हो जाएगी, लेकिन उसका प्रभाव 2 या 3 साल तक देखने को मिलेगा। अगर हमने केमिकल का उपयोग किया,
हम मान लो हमारी मृदा हमने किसी केमिकल का उपयोग कर रखा है, तो केमिकल का प्रभाव हमें 7 माह बाद एक अच्छी फसल, अच्छी उपज जरूर दे सकता है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव 2 या 3 साल तक रहेगा। लेकिन अगर मान लो हम एक अच्छी अपघटन खाद का उपयोग करते हैं तो हमें उसका प्रभाव, अर्थात उस मृदा में हमें 3 या 4 सालों तक पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं और हमारी उपज एक सिरे तक कम हो सकती है, लेकिन जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो एक अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा होगा। जिस प्रकार हम केमिकल का उपयोग करते हैं तो हमारे वातावरण को भी वो दूषित करता है, हमारे स्वास्थ्य को भी दूषित करता है। इस प्रकार एक हमें ये भारतीय सरकार या केंद्र सरकार मान लो उसे एक मुहिम जरूर चलानी चाहिए कि नए के मात्रा के बराबर रसायनों का उपयोग कम से कम करके कार्बनिक खादों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। अर्थात ऐसी योजनाएं कॉलेजों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रसार फैलाया जाए ताकि कार्बनिक खादों की तरफ किसानों का ध्यान हो और वो कम से कम रसायनों का उपयोग करके कार्बनिक खादों का उपयोग करें। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक। हमने देखा भारतीय मृदा में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी। लोहा की कमी थी 11.5%, मैग्नीज की कमी थी 4%, तांबा की कमी थी 4.5% और जस्ता की कमी थी 43.3%। और राजस्थान की मृदा में एक पोषक तत्व है, उसकी कमी है कार्बन, अर्थात कार्बन की कमी अधिकतम पाई जाती है, क्योंकि पहले एक खरपतवार हुआ करता है, उसके बारे में डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय मृदा में कुछ खास तत्वों के बारे में मैंने पढ़ लिया है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखते हैं जीवांश खादों में मुख्य पोषक तत्व, अर्थात ऐसी कौन कौन सी खाद होती है जिसमें एनपीके की मात्रा। हम देखेंगे जीवांश खादों में मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा। जीवांश खाद में मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा का अध्ययन करने जा रहे हैं। जीवांश खादों में मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा, तो पहले जीवांश खाद में पहला है जीवांश खाद। जीवांश खाद में एनपीके की मात्रा, तो पहला है गोबर की खाद। गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% पोटास और 0.5% पोटेशियम। एनपीके की मात्रा 0.5%, 0.25, 0.5%। अब ये तो होगी गोबर की खाद के बारे में, ये तो होगी गोबर की खाद के बारे में। गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा देख ली 0.5% के की प्रतिशतता है और 0.25 पी की प्रतिशतता और 0.5 अन की प्रतिशतता, अर्थात एनपीके की मात्रा अधिकतम बार बहुत सी यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछेगा, आपसे पुट आउट करेगा क्वेश्चन। वो पूछेगा गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो वो होती है 0.5%। इन 3 इंस्ट्रूमेंट में से किसी एक के आपसे मात्रा पूछ सकता है। तो अब देखते हैं केंचुए की खाद। केंचुए की खाद में 0.51 से 0.61%, 0.51 से 0.6% नाइट्रोजन और 0.19 से 1.02% पी प्रतिशत होती है। और गोबर की खाद में 0.51 0.61% होती है नाइट्रोजन, 0.19 1.02% होती है पोटास और 0.15 0.37% के की प्रतिशतता होती है। अब देखते हैं, ये तो होगी लगभग किताबों में ये आपको मात्रा अलग अलग दिखेगी, लेकिन 3-4 किताबों का अध्ययन देखने के बाद, 3-4 किताबों में देखने के बाद, ये अगर ये तीनों किताबों में 3-4 किताबों में हमें सेम मिली तो तब ये सेटिस्फाई हो गया, हमने ये मात्रा लिखी। लेकिन 12th एनसीईआरटी की बुक यहाँ कुछ और देती है। एनसीईआरटी की बुक देती है 2.5% नाइट्रोजन, 1% और 0.5%। अर्थात केंचुए की खाद में जो छात्र 12वीं क्लास में है, अभी एग्रीकल्चर से अध्ययन 12वीं कर रहा है, तो वो ये मात्रा नहीं लिखे, क्योंकि कंपटीशन के आधार पर ये मात्रा दे रखी है। लेकिन जो 12वीं की एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर 2.5%, 1% और 1.5% एनपीके की मात्रा केंचुए की खाद में बताई गई है। अब देखते हैं शहरी खाद। शहरी खाद में 1.5% नाइट्रोजन, 0.5% पोटास और 1.4% के प्रतिशतता होती है। देहाती खाद में 0.6% नाइट्रोजन, 0.5% पी प्रतिशत और 1.4% के प्रतिशत होता है। हरी खाद में एनपीके की मात्रा 0.6%, 0.2%, 0.6%,
ये मात्रा आपके लिए यहां से आपको एक क्वेश्चन अगर पुट आउट करे तो हरी खाद में नाइट्रोजन होती है, इस प्रकार वो आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से इसकी सारणी बना ले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सी कृषि और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेट में भी, आईसीआर में, बीएचयू में भी बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट किया गया है। मछली की खाद में एनपीके की मात्रा कितनी होती है? 4 से 10%, 3 से 9% और 0.8% एनपीके की मात्रा होती है। अब देखते हैं इन्हीं खादों में और कुछ बची हुई खादें। गवानों की खाद अर्थात पक्षियों की विष्ठा, गवानों की खाद को कहते हैं पक्षियों की विष्ठा। पक्षियों की विष्ठा में 13% नाइट्रोजन होती है और एनपीके न के बराबर होती है। पक्षियों की विष्ठा में 13% नाइट्रोजन की मात्रा। मुर्गी की खाद में एनपीके की मात्रा 4.55, 5.46 नाइट्रोजन, 2.46, 2.82 पी प्रतिशत, 2.02 2.32% के प्रतिशत होती है। यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अधिकतर कृषि भर्तियों में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थात ये है जीवांश खाद, जैविक खाद, कार्बनिक खाद का चित्र। अर्थात जीवांश खाद, जैविक खाद, कार्बनिक खाद अपघटन होने के बाद उस गोबर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है, क्योंकि वो खाद एक अपघटित खाद हो जाती है और वो दानेदार खाद बन जाती है, जो हमारी मृदा में मिलाने पर हमें पोषक तत्व प्रदान करती है। तो इस प्रकार की खाद होती है। ये खाद दे रखी है और यहाँ पर प्लांट उगाए हुए हैं। तो ये एक अच्छी विधि है, अर्थात पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए एक अच्छा पदार्थ है, जो कि मृदा में लाभदायक जीवाणुओं को किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाते हैं। अर्थात केमिकल की मात्रा में 0% इसका कोई भी मृदा में नुकसान नहीं होता है। अर्थात 100% ये मृदा में फायदे पहुंचाती है। तो अब देखते हैं जीवांश खादों का वर्गीकरण। जीवांश खादों का वर्गीकरण अर्थात जीवांश खादें कितने प्रकार की होती है? जीवांश खादें होती है 2 प्रकार की, स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद। जीवांश खादें 2 प्रकार की होती है, स्थूल कार्बनिक खाद और एक सांद्र कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्र कार्बनिक खाद अर्थात स्थूल कार्बनिक खाद किसे कहते हैं और सांद्र कार्बनिक पदार्थ खाद किसे कहते हैं? स्थूल कार्बनिक खाद ऐसी खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक व पोषक तत्वों की मात्रा कम हो, उसे स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं। और सांद्र कार्बनिक खाद ऐसी खाद जिसमें स्थूल खाद की बजाय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम व पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, उसे सांद्र कार्बनिक खाद कहते हैं। तो वो डेफिनेशन स्थूल कार्बनिक खाद ऐसी खादें जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, स्थूल कार्बनिक खाद होती है। स्थूल खाद के प्रमुख उदाहरण जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट अर्थात कंपोस्ट का मतलब है सूक्ष्म पदार्थों को अपघटन कर अर्थात गला सड़ाकर बनाई गई खाद कंपोस्ट कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मानव विषदा, अपवक। स्थूल कार्बनिक खाद के प्रमुख उदाहरण है गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मानव विषदा, अपवक, गंदे नाले की खाद और प्रेसमेंट खाद। सांद्र कार्बनिक खाद अर्थात ऐसी खादें जो स्थूल कार्बनिक खाद की तुलना में जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं। जैसे खलियां, हड्डी का चूरा, सूखा रक्त, मछली की खाद इत्यादि प्रमुख इसके उदाहरण है। तो आज का टॉपिक हम यही विराम करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। तब तक जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।